हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉप गैप सॉल्यूशंस। आज हम कवर करेंगे अपना जून 2021 का करंट अफेयर्स, और जिसमें आज हम कवर करेंगे दो सेक्शंस को बेसिकली, जिसमें हमारा पहला रहेगा पॉलिटी नेशंस एंड द सेकंड विल बी इकोनॉमी। राइट गाइस, सो let's start. Our first topic is Supreme Court releases draft model rules for live streaming and recording of court proceedings. सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी रिलीज किया है ड्राफ्ट मॉडल, किसके लिए? लाइव स्ट्रीमिंग जो किया जाएगा कोर्ट प्रोसीडिंग्स का, उसके लिए। दिस इज वन मोर वे टू अडेप्ट टू द सिचुएशन ऑफ कोविड-19 गाइस, एंड टू मेक द थिंग्स डिजिटलाइज्ड. So what this is in news because the Supreme Court E committee headed by Justice D.V. Chandrachud, ये हमको याद रखना है, has released the draft model rules for live streaming and recording of court proceedings. So these rules prepared by the model rules were framed by a subcommittee consisting of judge of the Bombay, Delhi, Madras and Karnataka High Courts. So यहाँ के इन बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास एंड कर्नाटका, इन्होंने इसको प्रिपेयर किया है. Then part of the rules are part of National Policy and Action Plan for Implementation of Information and Communication Technology in the Judiciary. So जैसा कि हम इसको प्रमोट कर रहे हैं सारे ही सेक्टर्स में, तो हमको इसे जुडिशरी में भी प्रमोट करना है, लेकर आना है. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दैट एंड इट्स अ पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी. The rules would cover live streaming and recording of proceeding in high courts, lower courts and tribunals. So basically हमको याद रखना है किस किस को कवर करेगा, हाई कोर्ट्स को करेगा, लोअर कोर्ट्स को करेगा एंड ट्राइब्यूनल्स को करेगा. Significance of this draft is that these draft rules are a step towards implementing Swapnil Tripathi and Indra Jaising 2018 judgment of the court. So अगर ये पूछा जाए कि ये किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, किस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया क्या था ये ड्राफ्ट रूल, तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था हमारा, स्वप्निल त्रिपाठी एंड इंदिरा जयसिंह 2018 का. इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टेलीकास्ट ऑफ इम्पोर्टेंट केसेस टू एन ऑडियंस outside the courtroom would usher in greater transparency and aid accountability. So basically guys क्या है कि जब भी कोई भी चीज़ ज़्यादा लोगों तक accessible होती है तो उसका ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, और अगर एक बार ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाएगा तो हम जो भी अथॉरिटी है हम उसको अकाउंटेबल कर सकते हैं. मान लीजिए कोई कोर्ट प्रोसीडिंग चल रहा है एंड इफ देयर इज सम केस जिसको हम लोगों को दिखा सकते हैं, तो अगर हम उसको कोर्ट के बाहर भी, कोर्ट रूम के बाहर भी लोगों को दिखाएंगे तो इट विल मेक एन इम्पैक्ट कि जो भी प्रोसीडिंग्स कोर्ट का हो रहा है दैट इज मोर ट्रांसपेरेंट एंड दैट्स व्हाई दैट इज मोर अकाउंटेबल आल्सो. सो इस ड्राफ्ट रूल के की फीचर्स हम एक बार देख लेते हैं. Prior information of live streaming, the court has to duly inform the parties before the commencement of the proceedings that the proceedings are being live streamed. पहले से बताना पड़ेगा. If any objectives are there, they should be mentioned before the concerned bench. However, the final decision lies with the bench. पहले से बताना पड़ेगा, हमको इन्फॉर्म करना पड़ेगा टू द पार्टीज, बट फाइनल डिसीजन बेंच के हाथ में रहेगा. देन डिले ऑफ 10 मिनट्स, जब भी हम उसको लाइव स्ट्रीम करेंगे उसके लिए हमको डिले रखना होगा लाइव स्ट्रीमिंग का 10 मिनट्स तक, जो अपने चेंज भी किया जा सकता है, नॉट नेसेसरली 10 मिनट्स. देन नो रिवील ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली गाइस बिकॉज हमको राइट टू प्राइवेसी भी मेंटेन करना है, तो जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, होम एड्रेस, आइडेंटिटी कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन और भी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, हम उसको डिलीट कर देंगे या म्यूट कर देंगे. द जज कैन पॉज और स्टॉप द लाइव स्ट्रीम. अब ऐसा नहीं है कि आप एक बार अपने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दिया, अब हम जब केस हियरिंग होता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है विच वी डोंट वांट कि उसको नॉर्मल पब्लिक जो है, जो आम जनता है वो देखे, तो जज किसी भी टाइम पे उसको पॉज कर सकता है या स्टॉप कर सकता है. देन अनऑथराइज्ड यूजेस ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग विल बी पनिशेबल. मान लीजिए किसी को उसका अथॉरिटी नहीं है कि वो उसको लाइव स्ट्रीम कर पाए, और अगर वो फिर भी करते हुए मिलते हैं तो उनको पनिश किया जाएगा और उन पे चार्ज भी लगेगा ऑफ कंटेम्प्ट. देन एग्जेम्पशन ऑफ द केस, अब इसमें कुछ एग्जेम्पशन भी है गाइस, जैसे कि मैट्रिमोनियल मैटर्स एंड केसेस कंसर्निंग सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इनको लाइव स्ट्रीम नहीं किया जाएगा. देन मैटर्स रजिस्टर्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो हमारा पॉक्सो एक्ट है 2012 का एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है हमारा 2015 का, उसके लिए भी ये लाइव स्ट्रीमिंग नहीं किया जाएगा. Then cases that may provoke enmity among communities likely to result in a breach of law and order. मान लीजिए ऐसा कोई केस है जिसकी वजह से अगर वो पब्लिक में आता है तो जो कम्युनल हार्मनी है लोगों के बीच का वो खराब हो जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब होता है, तो इसके लिए उसको स्ट्रीम नहीं किया जाएगा.
Recording of evidence including cross examination, any other matter which is specific direction is issued by bench or chief justice. So basically ये एक रूल ड्राफ्ट हो चुका है, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा पावर जो है वो अभी भी हमारे बेंच और जस्टिस के पास में है, अगर वो चाहे तो किसी भी टाइम पे इसको स्टॉप करवा सकते हैं. So that's it for this. Now, Defense Minister approves new policy for declassification of war history. So guys, basically declassification एक प्रोसेस होता है जिसमें टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको डिक्लासीफाई करती हैं. जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो अगर उस टाइम पे पब्लिक में आ जाए तो शायद ही वो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद फॉर लेट्स से 20 years 25 years उसके बाद उनको डिक्लासीफाई कर दिया जाता है. दिस इज वेरी फेमस इन यूएस. So now the defense minister has approved a policy on archiving, declassification, compilation and publication of war and operation histories. Why do war histories matter? अब ये war histories matter ही क्यों करता है? Because this give an accurate account of events. कैसे कैसे वो events हुए थे, authentic material हमको मिल जाता है academic research के लिए, and help counter rumors. सबसे बड़ी बात जो आज ही अभी के लिए जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, दैट इज फेक न्यूज, र्यूमर्स. तो अगर हमको वॉर हिस्ट्रीज मिलता है तो हम उससे भी काउंटर कर सकते हैं. देन कमिटी ऑन वॉर हिस्ट्री. द कमिटीज दैट रिकमेंड ऑन आर्काइविंग एंड डिक्लासिफिकेशन ऑफ वॉर इंक्लूडिंग कारगिल वॉर. तो कारगिल जो वॉर हुआ था उसकी जो रिव्यू कमेटी बनी थी, इट वाज हेडेड बाय के सुब्रमण्यम. इट रिकमेंडेड द रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग वॉर हिस्ट्रीज रिटन विद अ क्लियर कट पॉलिसी ऑन डिक्लासिफिकेशन ऑफ वॉर रिकॉर्ड्स. And जो second committee हमारी NN Vora committee, it had said war history should be declassified in order to analyze lessons learned and prevent future mistakes. तो अगर मान लीजिए अगर हम 25 साल 30 साल पहले कोई वॉर हुआ है, ठीक है, तो उसको डिक्लासिफाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि फर्दर फ्यूचर में अगर कोई वॉर होता है तो हम उस पिछले वाले वॉर से लेसन्स ले सकें. अगर हम हार गए तो लेसन्स ले सकें, अगर हम जीत गए हैं तो हम उसकी टेक्स्ट सीख सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं फॉर फ्यूचर प्रिपरेशन. सो पीरियड ऑफ डिक्लासिफिकेशन ऑफ वॉर हिस्ट्री. Now, according to this policy, record should ordinarily be declassified in 25 years. 25 साल बाद उसको declassify कर देना चाहिए. Records older than 25 years should be transferred to the National Archives of India once the war operations histories have been compiled. However, first it should be evaluated by archive experts. So, however, declassification of older wars like the Henderson-Brooks report on the 1962 war with China and the Operation Blue Star of 1984 is not automatic. It is taken up on a case by case basis by a committee to be constituted under the policy. तो कुछ ऐसी मतलब यूजुअली जो भी चीजें हैं उनको डिक्लासिफाई कर देना चाहिए, बट कुछ ऐसे वॉर हैं उनको ऑटोमेटिकली डिक्लासिफाई नहीं करना चाहिए, जिसमें कुछ एग्जांपल्स हैं 1962 का जो चाइना के साथ हुआ था एंड द ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑफ 1984. इसको ऑटोमेटिकली डिक्लासिफाई नहीं किया जाना चाहिए. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, केस बाय केस कमेटी बिठा सकते हैं, एंड अगर इफ दे डिसाइड कि हाँ ठीक है इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक चीजें नहीं है तो हम उसको कर देंगे. अगर कमेटी बोलती है कि नहीं इसको नहीं किया जाना चाहिए, देन वी शुड नॉट डू दैट. नाउ नोडल बॉडी. The history division will coordinate with various departments for compiling, seeking approval and publishing war operational histories. Each organization under the MOD will transfer the records including war diaries to the history division for proper upkeep, archival and writing the history. ओके गाइस, सो कमेटी टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द पॉलिसी. सो जो पॉलिसी बनाई गई है, जो कमेटी बनाई जाएंगी वो भी इसी पॉलिसी के अंडर में बनानी जानी चाहिए. द पॉलिसी मैंडेट्स द फॉर्मेशन ऑफ द कमेटी विद इन 2 years ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द वॉर ऑपरेशन. 2 साल, जैसे कोई वॉर हुआ उसके 2 साल में हमको एक हमको एक कमेटी बना देनी चाहिए. कमेटी को हेड कौन करेगा? जॉइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. It will also have the representative of the services, military and external affairs, home ministry along with the prominent military historians for the compilation of war and operation history. So ये सब मिलके कमेटी बनाएंगे. Thereafter the collection of records and compilation will be completed by the committee in 3 years and disseminated to all concerned. फिर इसको कंपाइल किया जाना चाहिए और बाकी जितने भी पार्टीज जो इससे कंसर्न है, कनेक्टेड है, उनकी तरफ इसको पहुंचा देना चाहिए. Then the war histories will be for the internal use first. Later the committee may decide to publicly release whole or part of it considering the sensitivity of the subject. जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि इसको फिर कंसर्न जो लोग हैं उनके पास पहुंचाइए, जिनको इसकी जरूरत है उनको दीजिए, बाद में इसको कमेटी को दीजिए. अगर वो अप्रूव करते हैं कि ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम लोकल पीपल तक पहुंचा सकते हैं, देन यू शुड रिलीज दैट थिंग. नाउ our next topic is what is election petition. So ये न्यूज में है because an election petition has been filed by West Bengal Chief Minister in the Calcutta High Court. She has challenged the assembly election result of Nandigram constituency. तो जैसा कि हम जानते हैं वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर जो हैं दीदी, उन्होंने एक इलेक्शन पिटीशन फाइल किया है क्योंकि उनको लगता है कि जो नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से उन्होंने इलेक्शन फाइल किया था, तो
उनको लगता है कि वहां पे कुछ ठीक नहीं हुआ है, वहां पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं जिनकी वजह से वो रिजल्ट हैम्पर्ड हो गए हैं. Then what is an election petition? An election petition is a procedure for inquiring into the validity of the election results of parliamentary or local government elections. In other words, it means under law to challenge the election of a candidate in a parliamentary, assembly or local. So basically ये किसी भी इलेक्शन के लिए, चाहे वो पार्लियामेंट्री लेवल हो, असेंबली लेवल हो या लोकल इलेक्शन हो, किसी के लिए भी फाइल किया जा सकता है. ये प्रोसीजर होता है, एक पिटीशन का प्रोसेस होता है जिसमें हम ये फाइन करते हैं, ये हम पता लगाना चाहते हैं कि जो भी इलेक्शन हुआ था उसकी वैलिडिटी क्या है. आई मीन अगर वो सही था कि उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीजें हुई हैं जिसकी वजह से उसका रिजल्ट हैम्पर किया गया है. सो वेव एंड फाइल एन इलेक्शन पिटीशन. अब ये होता क्या हमने देख लिया, लेकिन ये फाइल कहाँ किया जाता है. सो इलेक्शन पिटीशन फाइल्ड इन हाई कोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट in which the election was conducted. Therefore, only the high courts have the original jurisdiction. So, guys, ये चीज हमको मार्क कर लेनी चाहिए because it's has the potential to be in the examination. कि अगर पूछा जाएगा कि which of the following is comes under the original jurisdiction of high courts. So, ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा. Now, what is the limitation period of an election petition? An election petition calling in question an election shall be filled within the time period of 45 days from the date of declaration of result. इलेक्शन हुआ, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, अब यहाँ से 45 डेज के अंदर आपको इसको फाइल करना है. 45. Then moreover, the Representative of the People Act 1951 suggests that High Court should try to conclude the trial within 6 months. अब इसमें ये भी लिखा हुआ है, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 वाला है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसी पिटीशन फाइल होती है तो हाई कोर्ट को उसको 6 महीने के अंदर अंदर देख लेना चाहिए, उसको कंक्लूड कर देना चाहिए. लेकिन यूजुअली ऐसा हो नहीं पाता है, काफी टाइम के लिए ये खिंच भी जाती हैं चीजें. सो ग्राउंड्स क्या है जिनके ऊपर ये फाइल की जा सकती है. अंडर सेक्शन 100 ऑफ द आरपी एक्ट an election petition can be filed on the following grounds. So that on the day of election the winning candidate was not qualified or to contest. मान लीजिए कि हमको ऐसा लगता है कि जब भी इलेक्शन हुआ था जो विनिंग कैंडिडेट है वो क्वालिफाई ही नहीं करता है कॉन्टेस्ट के लिए, तो इसे फाइल किया जा सकता है. That the winning candidate, his poll agent or any other person with the consent of winning candidate has indulged in corrupt practices. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमको लगता है जो सामने वाला बंदा जीत गया है उसने कुछ ऐसी करप्ट प्रैक्टिसेस अप्लाई करी हैं जिनकी वजह से वो जीत गया है, तब ये फाइल किया जा सकता है. देन सेक्शन 123 ऑफ द आरपी एक्ट हैज अ लिस्ट ऑफ व्हाट अमाउंट्स टू करप्ट प्रैक्टिस. अब करप्ट प्रैक्टिस होती क्या है, ये आर्बिट्रेरी डिसीजन नहीं होता है, इसमें हम कुछ चीजों को इंक्लूड करते हैं जैसे कि ब्राइबरी, यूज ऑफ फोर्स और कर्सन, अपील टू वोट और रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कम्युनिटी एंड लैंग्वेज. सो गाइस इन 4 चीजों के बेसिस पे ये हमको याद रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आ गया कि इसके अलावा भी कुछ चीजें उन्होंने डाल दिया तो हम उसको एलिमिनेट कर पाएंगे. सो इट्स रिलीजन, रेस, कम्युनिटी एंड लैंग्वेज. आप इन सब के ऊपर किसी को अपील नहीं कर सकते कि आप इन चीजों के बेसिस पे किसी को वोट कीजिए या किसी को वोट मत कीजिए. नाउ इम्प्रॉपर एक्सेप्टेंस ऑफ द नॉमिनेशन ऑफ द विनिंग कैंडिडेट और इम्प्रॉपर रिजेक्शन. मान लीजिए कि कोई हमारे पास सॉलिड वजह नहीं है कि हमने इसको इस कैंडिडेट का जो नॉमिनेशन है वो क्यों एक्सेप्ट किया या क्यों रिजेक्ट किया है. एंड माल प्रैक्टिस इन द काउंटिंग प्रोसेस. मान लीजिए कोई काउंटिंग जो चल रही है तब कोई माल प्रैक्टिस हो रही है, इम्प्रॉपर रिसेप्शन हो रहा है, रिफ्यूजल हो रहा है, या किसी वोट को रिजेक्ट कर दिया गया है, या कोई ऐसा वोट है जिसको काउंट ही नहीं किया गया है, तो इन सब के बेसिस पे भी हम इसको लगा सकते हैं. And non-compliance with the provision of the Constitution of the RP Act, any rules or order made under the RP Act. So basically guys ये है कि अगर कोई इलेक्शन हुआ है और हमको लगता है कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसने किसी भी तरीके की फॉल प्रैक्टिसेस को यूज किया हुआ है तो हम उसके अगेंस्ट में से लगा सकते हैं. What happen if the court finds that a contention of malpractice is correct? मान लीजिए हमने ये फाइल कर दिया, कोर्ट को लगता है, हाई कोर्ट को लगता है कि ये सच में जो फाइल किया गया है दैट इज करेक्ट ऑल्सो, तो अब कोर्ट कर क्या सकते हैं. So under section 84 of the RP Act, the petitioner may ask that the result of all the winning candidates may be declared void. जो winning candidate का जो result था उसी को void declare कर दो. In addition to that, the practitioner may also ask the court to declare her in the case petition is filed by a candidate or any other candidate as the winning or duly elected. ठीक है, उसके एडिशन में हम क्या कर सकते हैं कि जो किया भी गया है उसको हम winning candidate, जो दूसरा पर्सन है जिसने ये फाइल किया है पिटीशन, उसको हम winning candidate डिक्लेयर कर सकते हैं. Now, so the verdict on an election petition, if found in favor of the petitioner, may result in a fresh election or the court announcing a new winner. तो मान लीजिए अगर कोर्ट ने उनको जो लूजिंग कैंडिडेट है जिन्होंने फाइल किया उसको अगर विनर इलेक्ट नहीं करवाते, विनर डिक्लेयर नहीं करवाते, तो एक नए इलेक्शन होंगे, फिर से फ्रेश इलेक्शन होंगे.
प्रीवियस केसेस वेयर इलेक्शन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर वॉइड, ऐसा कब हुआ था? सो इंदिरा गांधी इलेक्शन 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट वर्डिक्ट में ऐसा किया गया था, इंदिरा गांधी इलेक्शन फ्रॉम रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि 4 years अर्लियर ऑन ग्राउंड ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। तो ये केस तो बहुत फेमस है, इसके बारे में हमने सबने सुना ही हुआ है। तो करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर उनको यहाँ से हटा दिया गया था। नाउ our next topic is how judges recuse from cases and why. So guys, ये अगर आपने सुना होगा तो कुछ जजेस जो होते हैं वो अपने आप को किसी भी केसेस से, किसी पर्टिकुलर केस से रिफ्रेन कर लेते हैं, रिस्ट्रेन कर लेते हैं, या खुद को वहां से हटा देते हैं. So this process is called recuse. So, two Supreme Court judges have recused themselves from hearing cases related to West Bengal. दो Supreme Court judges ने अपने आप को इस वेस्ट बंगाल से रिलेटेड जो केस आया था उसको सुनने से ही अपने आप को रिफ्रेन कर लिया कि नहीं भाई, हम इसको नहीं सुनेंगे. Now, recusal of judges, ये होता क्या है? So, it is a removal of oneself as a judge or a policy maker in a particular matter. अब कोई जज रिक्यूज करता क्यों है? So, judges usually recuse themselves when there is a conflict of interest. अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा जज का उस केस के साथ, तो मोरल प्रैक्टिस, एथिकल प्रैक्टिस ये कहता है कि जज को उस केस से खुद को हटा लेना चाहिए ना. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है? इट कैन अकर इन मेनी वेज, जैसे कि होल्डिंग शेयर्स इन अ कंपनी दैट इज द लिटिगेंट टू द हैविंग अ प्रायर और पर्सनल एसोसिएशन विद द पार्टी इन्वॉल्व द केस. मान लीजिए कि कोई केस आया है, अब जिस कंपनी से वो केस रिलेटेड है उसमें हमारे जज साहब का कुछ ना कुछ शेयर है, कुछ होल्डिंग है, पैसे भी हो सकते हैं, इमोशनल कुछ भी हो सकता है. तो ऐसे केसेस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है. एज द जज हैव द ड्यूटी टू एक्ट फेयर, दे रिक्यूज फ्रॉम द केस. Another instance for recusal is when an appeal in filed Supreme Court against the judgment of a High Court that may have been delivered by the Supreme Court judge when he or she was in a High Court. मान लीजिए अभी कोई हाई कोर्ट में जज है, उसने किसी केस के रिलेटेड में अपना एक जो जजमेंट था दे दिया. अब वही सेम केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया जाता है, अपील कर दिया जाता है, एंड अब वही जो जज थे जो हाई कोर्ट में थे वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं. तो इन दिस कंडीशन सेम जज सेम केस बट डिफरेंट कोर्ट्स. गेटिंग माई पॉइंट? पहले हाई कोर्ट था, सेम जज थे, अब सुप्रीम कोर्ट है, सेम जज है. तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है. इन सच केस उनको अपने आप को हटा लेना चाहिए. Now, government releases India Smart Cities Award Contest ISEC 2020. Very interesting. So, why is it in news? Because Government of India has released the ranking of Indian Smart Cities Award Contest ISEC 2020. So, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. So, ISEC 2020 awards were presented by the Ministry of Housing and Urban Affairs. The awards were announced on the occasion of the 6th anniversary of Smart City Mission, Atal Mission for Regeneration and Urban Transformation Amrit, and Pradhan Mantri Awas Yojana Urban. So, इन सब का ओके 6th एनिवर्सरी इसका एंड बाकी सब ये जो स्कीम्स चले थे तो उसके डे पे, एनिवर्सरी डे पे इसको लॉन्च किया गया है. ना व्हाट वर द पैरामीटर्स, किसकी बेसिस पे इनको रैंकिंग मिला है? सोशल एस्पेक्ट, गवर्नेंस, कल्चर, अर्बन environment, sanitation, economy, built environment, water and urban mobility. For the year of the pandemic, additional parameters of sustainable business model of integrated command and control centers and innovation in COVID-19 management were also counted. जैसा कि COVID-19 का इम्पैक्ट हर चीज पे पड़ता है, हर सेक्टर पे पड़ चुका है. तो इन दिस फील्ड ऑल्सो जिस भी जगह ने, जिस भी आपका डिस्ट्रिक्ट सिटीज ने इन पैरामीटर्स को फॉलो किया होगा उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया गया होगा. So, cities like Indore, Surat were declared joint winner for the Small Cities Award 2020. Now, states. Uttar Pradesh secured the first position in the state award category. It was followed by Madhya Pradesh and Tamil Nadu. So, this is the first time that states have been awarded for overall performance of the smart cities. पहली बार मिला है सबको. यूनियन टेरिटरीज में आपका चंडीगढ़ पहला. Then region wise अगर हम देखें, the western region is the best performing. Its regional average score is 45, much higher than the national average of the 32. There are 26 cities in the western region, of which 10 cities have been certified. तो western region जो हमारा है उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है. Now, Surat has emerged at the top among the Indian cities to have successfully implemented governance through institutionalized use of data, especially through big data. So, अगर हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस अगर किसी को कह सकते हैं तो दैट इज हमारा सूरत. उसके अलावा जो हमारा इंदौर है एमपी का, उसको और सूरत को ज्वाइंटली विनर डिक्लेयर किया गया है. अगर स्टेट्स में बात किया जाए, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश नंबर 2 पे, देन तमिलनाडु नंबर 3 पे. और ये जो है हमारा फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया गया है. देन इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल, द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इज लॉन्च द इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल. और ये पोर्टल करता क्या है?
The portal aims to promote ease of doing business and improve the contract information enforcement regime in the country. सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसा कि हमको पता है कि हम बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काफी सारे स्टेप्स ले रहे हैं, तो ये उसी के लिए एक और स्टेप है जिसमें हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट रिजीम है उसको ज्यादा इजी बनाया जाएगा. देन क्लास एक्शन सूट्स. A class action suit is a legal action or claim that allows one or many plaintiffs to file and appear for a group of people with similar interests. Such a group formed Class A class action suit derives from representative litigation to ensure justice to the ordinary individual against a powerful adversary. मान लीजिए कि कोई एक बहुत पावरफुल कंपनी है और उसके अगेंस्ट में एक इंडिविजुअल है, तो अगर आपको क्या लगता है ये अगर इन पे केस करेंगे तो इनके जीतने के चांसेस कितने हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम 10 5 12 का एक ग्रुप बना देंगे ग्रुप, तो इनके और इनके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर इन्होंने कुछ गलत किया होगा तो. सो इसी को हम क्लास एक्शन सूट बोलते हैं. गवर्नमेंट लॉन्चेस परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019 एंड 20. तो गवर्नमेंट ने जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2019 और 20 के लिए वो रिलीज कर दिया है. परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इज अ टूल टू प्रोवाइड इनसाइट्स ऑन द स्टेटस ऑफ स्कूल एजुकेशन. जो हमारे स्टेट और यूटीज का जो स्कूल एजुकेशन है उसके स्टेटस को देखने के लिए, चेक करने के लिए इसको निकाला जाता है. दिस इंक्लूड्स की लीवर्स दैट ड्राइव देयर परफॉर्मेंस एंड क्रिटिकल एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट. सो अब इसको रिलीज करने वाला कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. सो इसके पैरामीटर्स क्या है? लर्निंग आउटकम्स, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इक्विटी, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट. सो इसके बेसिस पे इनको निकाला जाता है. 70 इंडिकेटर्स होते हैं और एक एग्रीगेट निकाला जाता है टोटल वेटेज ऑफ 1000 में से. ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस सेक्शन. अब हम हमारा नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमी. सो अब फर्स्ट टॉपिक इज वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन एंड रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन. सो अब ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज इंडियन रेलवेज रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन has become the nation's first institution to be declared as standard developing organization. इनका इस चीज का इनको टैग मिल चुका है under one nation one standard mission. Now, one nation one standard was first conceived in 2019 by the Bureau of Indian Standards. The mission is on the line of one nation one ration card scheme in order to ensure quality products in the country. So guys, अगर 2019 के आपने करंट अफेयर्स फॉलो किए होंगे तो आपको ये बात पता होगी कि हमारा पूरा कंट्री को एक सिंगल कार्ड, जो राशन कार्ड होता है, उसको पूरा जगह अप्लाई करने के लिए हमने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम निकाला था. कि मान लीजिए आप किसी दूसरे स्टेट से आते हैं, आप बिहार से, यूपी से, एमपी से कहीं जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, पंजाब में या साउथ में कहीं जाते हैं, तो आपका जो राशन कार्ड है उसके बेसिस पर आपको जो राशन प्रोवाइड हो सके, आपको उसके लिए इधर उधर भागना ना पड़े. देन इसका जो हमारा वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? सो टू एग्रीगेट and integrate the existing capabilities in standardization. Further, it will also provide dedicated domain-specific expertise available with various organizations in the country. This will enable one template of standard for a given product instead of having multiple agencies set it. So basically क्या होता है कि अगर कोई एक चीज़ है, अगर उसको 2-3 मल्टीपल एजेंसीज देख रही हैं, तो जो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट जिसको हम बोलते हैं, वो प्रॉब्लम बीच में आ जाता है. सो एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस स्टेब्लिश करने के लिए जो भी हम कर रहे हैं वो वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन मिशन, इसको हम लेकर आते हैं जिससे एक यूनिफाइड अप्रोच मिल सके, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच मिल सके. टू एनेबल द कन्वर्जेंस ऑफ ऑल स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द कंट्री resulting in one nation standard for one subject. This will help in establishing a brand India identity in the long run. So basically अगर क्या होगा, इसे बहुत सारे ऐसे बहुत एक ही काम के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, कोई इसमें स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता. अब अगर एक काम को यूनिफाइड तरीके से एक एजेंसी करेगा तो डेफिनेटली उसका जो इफेक्ट है वो ज्यादा पड़ेगा, एफिशिएंसी ज्यादा आ जाएगा. सो एसडीओ सर्टिफिकेशन टू अटेन द वन नेशन वन कार्ड विजन, जो हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, उन्होंने लॉन्च किया था स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइजेशन स्कीम. सो द रिकॉग्नाइजेशन इज वैलिड फॉर 3 years. तो अगर एक बार इसको जिसको भी ये मिल जाता है उसको 3 साल तक उसका ये वैलिड रहता है और उसके बाद उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है. अबाउट रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सो जो RSDO है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. इट इज द सोल R&D विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. It was found by integrating the Central Standards Office CSO and the Railway Testing and Research Center. दोनों को मिलके ये बना दिया गया था 1957 में. इसका पर्पस है, it is one of India's
leading standard formulating bodies undertaking standardization work for railway sector. Localize जो इसका location है, it is situated in Lucknow, Uttar Pradesh. Benefit of SDO recognition for RSDO. RSDO will be recognized on international standards making bodies, and there will be integration with global supply chain and global trade. So the competitiveness amongst the industry will increase. There will be reduction in cost and quantum improvement in the quality of product and services. So there will be smooth induction of the latest involving in emerging technologies in Indian railways, and dependence on imports will reduce and make in India will get a boost and improved ease of doing business. So basically every good thing जो भी है सब यहाँ पे मिला दिया गया है। आपका सप्लाई चेन ग्लोबल ट्रेड का वो बेटर करना है, आपके कंपटीशन को बढ़ाना है, आपका जो कॉस्ट जो लगता है किसी भी चीज़ के लिए उसको कम करना है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। जो भी आप नई नई टेक्नोलॉजीज हैं उसको जो रेलवेज के अंदर इन्वॉल्व करना है, जो आपके इम्पोर्ट होते हैं उसको कम करना है, मेक इन इंडिया को बूस्ट करना है और ओवरऑल हमको इम्प्रूव करना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो दैट्स इट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। सो जैसा कि हम पता है वर्ल्ड बैंक जो है वो नई नई सारी रिपोर्ट्स निकालते रहते हैं, उसमें से ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने हमारे इंडिया का ग्रोथ प्रेडिक्ट किया है 8.3। सो अबाउट द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का रिपोर्ट होता है। इट इश्यूड ट्वाइस अ ईयर in January and June to examine global economic development and prospect with a special focus on emerging markets and developing economies. So basically जो developing economies होती है उनके लिए निकाली जाती है, एक साल में 2 बार निकाली जाती है, सबसे पहले जनवरी में एंड देन जून में। की फाइंडिंग्स जो हमारा है रिलेटेड टू इंडिया, वर्ल्ड बैंक हैज रिड्यूस्ड इट्स ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर 2021-22 फाइनेंशियल सेक्टर। पहले इन्होंने निकाला था 10.1 का, अब इन्होंने इसको 8.3 कर दिया है। सो बेसिकली गाइस बात क्या थी कि जब हमारा स्टार्ट हुआ था ये साल जो फाइनेंशियल इसको हम बोलते हैं, तो तब स्टार्टिंग में इन्होंने निकाल दिया था कि हमारा जो ग्रोथ रहने वाला है वो 10.1% रहने वाला है, बट नाउ इन्होंने रिवाइज करके इसको 8.3 कर दिया है। मे बी बिकॉज ऑफ द सेकेंड जो हमारा वेव आया है कोविड-19 का और जो हमारा रिस्पॉन्स रहा है हमारी गवर्नमेंट का और हमारे लोगों का, उसके चलते इसको कम कर दिया गया है। It is attributed to the devastating second wave of the coronavirus pandemic and that slowed down the economic revival in early 21। तो पहले हमको लगता था जो हमने जो फर्स्ट वेव था उसके बाद जैसे कि लोग ठीक होना शुरू हो गए थे, हमारा इकोनॉमी दोबारा से सही होने लग गया था, हमको लगा था कि ये इकोनॉमी रिवाइवल जल्दी हो जाएगा और थोड़ा स्पीडली होगा, लेकिन जैसे कि सेकेंड वेव आया और हमारा जो मिसमैनेजमेंट हो गया उसकी वजह से जो हमारा रिवाइवल होना है वो उस स्पीड से नहीं होगा। दैट्स व्हाई 8.3 डायरेक्टली फ्रॉम 10.1। So moreover, the report has said that economic activity in India would like to follow a similar but less pronounced collapse and recovery trend seen during the first wave. Collapse and recovery. जो हमारा फर्स्ट वेव के बाद देखा गया था, सेम विल बी द रिपीटेड इन द सेकेंड वेव ऑल्सो। की ग्लोबल फाइंडिंग्स ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, तो ये तो हमारा हो गया इंडिया से रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं ग्लोबल रिलेटेड। The global economy is expected to expand 5.6% in 2021. This is the fastest पोस्ट रिसेशन पेस इन 80 ईयर्स। सबसे फास्ट रहने वाला है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम इसका बेस इफेक्ट लगा देते हैं इसलिए हमको लगता है कि सबसे फास्ट रहने वाली है रिकवरी। Then however many emerging markets and developing economies continue to struggle due to the following reason। काफी सारे जो emerging markets होंगे उनको प्रॉब्लम्स आने वाली है, क्यों? क्योंकि at a resurgence of COVID-19 cases, lacking vaccine progress, withdrawal of policy support in some instances। So basically COVID-19 केसेस बढ़ रहे हैं, वैक्सीनेशन जितना हमको स्पीड से करना था वो हम नहीं कर पा रहे हैं, और जो पॉलिसी सपोर्ट कुछ गवर्नमेंट्स दे रही थी एट सम प्लेसेस वो भी कम हो गया है। Among major economies, the growth of US is projected 6.8. This is due to large scale fiscal support and easing pandemic restrictions। तो यूएस का रहने वाला है 6.8। among emerging markets and developing economies, China is anticipated 8.5। now what is Kerala silver line project? केरला का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है? केरला कैबिनेट ने एक अप्रूवल दिया है फॉर बिगिनिंग एक्वायरिंग लैंड फॉर सिल्वर लाइनिंग प्रोजेक्ट। Is Kerala semi-high speed railway project that aims to reduce travel time between Kerala's northern and southern end। जो केरला का नॉर्दर्न और सदर्न एंड है उसको कनेक्ट करेंगे हम हाई स्पीड रेलवे से। And distance the railway line will be around 529 km long, covering 11 districts, 11 stations से। It will link the southern end and the state capital Thiruvananthapuram with its northern end of Kasaragod। तो यहाँ से यहाँ तक ये चलेगा एंड 529 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा, 11 डिस्ट्रिक्ट, 11 स्टेशन। Implementation: the Kerala Rail Development Corporation Limited (KRDCL) will execute this project।
KRDCL is a joint venture between the Kerala government and the Union Ministry of Railways. So basically अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं, केरला से बिलोंग करते हैं, तो आप इसका डिटेल पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको यूपीएससी एग्जाम देना है तो what is Silver Line project and where it is from which state it is connected, that is enough to know. Now significance of this project: once the project is completed, one can travel from Kasaragod to Thiruvananthapuram in less than 4 hours, traveling 200 km per hour. The current travel time of the existing Indian Railways network is 12 hours. ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, द डेडलाइन, ये 2025 तक हमारा बनके तैयार हो जाना है. सो दैट्स इट. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया शुड लोअर एंट्री बैरियर्स फॉर कंपनी विशिंग टू फ्लोट आईपीओ. सेबी वुड बी मोर लाइक सेक. SEBI needs to usher in reforms to make Indian public equity market more attractive to investor and companies willing to issue IPOs. So initial public offer निकाला जाता है, उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमारा SEBI सोच रहा है कि हमको रिफॉर्म लाने की जरूरत है इंडियन मार्केट में. Whenever a company issues its share first time to the public, it is known as initial public offer. Issuing shares is the method of raising capital. So basically जब भी कोई कंपनी है उसको कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है. सो देर आर मेनी वेज, हम कैपिटल उधार ले सकते हैं मार्केट से या हम कुछ भी कर सकते हैं, बट इसका एक बेस्ट ऑप्शन होता है इश्यूइंग शेयर्स ऑफ द कंपनी, जो हम इश्यू करते हैं. और उसको जब पहली बार कोई कंपनी लिस्ट करती है उसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. देन लेटर अगर वो करती है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग. सो अभी जो आईपीओज हैं उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमारे सेबी ने थोड़ी सी रिफॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं. तो क्राइटेरिया फॉर कंपनीज विलिंग टू फ्लोट एन आईपीओ, अगर किसी को आईपीओ निकालना है तो उसके क्राइटेरिया क्या होंगे. तो जो हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसने उसके क्राइटेरिया को थोड़ा टफ कर दिया है. टेंजिबल एसेट्स ऑफ एटलीस्ट 3 करोड़, देन एग्जिबिट एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ रुपीज 15 crore in preceding 3 years with no operating cost losses in any one of those years. अब 3 साल तक 15 करोड़ और उसमें कोई लॉस नहीं होना चाहिए. नेट वर्थ ऑफ 1 crore in each of the 3 preceding years. जो नेट हमारा वर्थ है वो 1 crore का होना चाहिए in each of the preceding years. Now, our next topic is quality focus to help in setting human fiscal policy. RBI study. So, Reserve Bank of India study has said that the formal weaving of quality targets into the fiscal consolidation paths would result into the setting fiscal policy with a humane face. Now, key facts mentioned in this article is about cyclical fiscal policy. जो cyclicality होती है फिजिकल पॉलिसी की सिंपली रेफर्स टू अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशन. हमारा इकोनॉमी का जो भी कंडीशन होता है उसके बेस पे जो हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है और टैक्सेस जो लेती है उसका जो डायरेक्शन चेंज होता है उसी को हम साइक्लिकलिटी बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी का. दीज आर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसीज, एक काउंटर साइक्लिकल, एक प्रो साइक्लिकल. Counter-cyclical fiscal policy refers to steps taken by government that go against the direction of the economy of the business. So, guys, 1 minute. मान लीजिए ये हमारा एक बेस है, ईयर है, हमारा ये इकोनॉमी है. इकोनॉमी का एक पीरियड होता है, कभी तो वो बूम करती है, कभी नीचे जाती है, देन ये इस टाइप से उसका लगा रहता है. और फिर हमारे लिए जाते हैं फिजिकल मेजर्स. फिजिकल मेजर्स जो होते हैं जो गवर्नमेंट लेती है अपनी इकोनॉमी को स्मूथली रन करने के लिए. तो 2 तरीके के होते हैं साइक्लिक फिजिकल मेजर. एक होता है काउंटर साइक्लिक, एक होता है प्रो साइक्लिक. तो जब भी हमारा इकोनॉमी बूम कर रहा है और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी उस टाइम पे जो ऐसे कुछ स्टेप्स लेती है मार्केट को बढ़ाने के लिए, मार्केट को बूम करने के लिए, उसको हम कहते हैं प्रो साइक्लिकल. हमारा इकोनॉमी भी बूम पे जा रहा है और गवर्नमेंट के मेजर भी ऐसे ही है. लेकिन अगर हमारा इकोनॉमी बूम पे जा रहा है और गवर्नमेंट उस टाइम पे थोड़ा स्लो मूवमेंट करके जब हमारा इकोनॉमी नीचे होता है और उस टाइम पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऊपर जाती है उसको हम कहते हैं काउंटर साइक्लिकल. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस. Okay, and this means that during a recession or slowdown, the government increases expenditure. मान लीजिए कि हमारे इकोनॉमी में अभी जैसे कोई रिसेशन पीरियड चल रहा है और स्लो डाउन चल रहा है, उस टाइम पे जब हमारी गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है और टैक्सेस को कम कर देती है तो उसको हम काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी बोलते हैं. ऑन द अदर हैंड, ड्यूरिंग अ बूम इन द इकोनॉमी, द पॉलिसी एम्स टू रेजिंग टैक्सेस एंड कटिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डेब्ट. So what is pro-cyclical fiscal policy? In a pro-cyclical fiscal policy, the government reinforces the business cycles by being expansionary during the good times and contractionary during the recession. So ये हमारा हो गया counter-cyclical and this is our pro-cyclical. So pursuing a pro-cyclical fiscal policy is generally regarded as dangerous. Obviously guys, होता क्या है कि जब हम ऐसा मान लीजिए बूम बस्टिंग पीरियड चल रहा है और अगर हम हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो इसी के हिसाब से अगर काम करती है तो हमारी इकोनॉमी पहले से रिसेशन में है और हमारी जो गवर्नमेंट है वो उस टाइम पे भी ऐसे मेजर्स ले रही है जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट जो इकोनॉमी है वो रिवाइव ना करने की बजाय उल्टा रिसेस में चली जाती है. तो वो जो प्रो साइक्लिकल पॉलिसी होती है ये 99% ऑफ द टाइम्स
considered harm to the economy also. Now, okay, how is it dangerous? Because it could raise macroeconomic volatility, depress investment and real human capital, okay, and hamper growth and harm the poor. अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट इज द गैप बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट. जो भी एक्सपेंडिचर हो गया, जो भी इनकम हो गया, उसके बीच का जो गैप है, दैट इज फिस्कल डेफिसिट. नाउ द फिस्कल डेफिसिट कैन रेज either due to revenue expenses overshooting the income or increase in capital expenditure. मान लीजिए ये आपका एक्सपेंडिचर है, ये आपका इनकम आ रहा है. अब आपके इनकम तो कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो भी आपका वो जो है, आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो शूट कर जाएगा. The fiscal deficit matters because it indicates the extent by which government spending exceeds income and total borrowing needed to fill the gap. A fiscal deficit is usually calculated and expressed as a percentage of country's GDP. तो जो भी हम डिस्कस करते हैं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट इतना परसेंट है, इतना परसेंट, तो किसका इतना परसेंट होता है? वो होता है हमारी जीडीपी का परसेंट. So what is gross fiscal deficit? So it is the excess of total expenditure including loans net for recovery over revenue receipts and non-debt capital receipts. So basically जो हमारे जो लोन लिए जाते हैं, लोन्स नेट ऑफ रिकवरी ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट, जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं उसके ऊपर जो लोन की जो रिसिप्ट होती हैं वो, और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट होती हैं वो, तो उनको जब हम काउंट करते हैं, जो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट. And what is revenue deficit? Revenue deficit denotes the difference between revenue receipt and revenue expenditure. जो हमारा रेवेन्यू, एक सेकेंड, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें जो डिफरेंस आता है उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं. गाइस अब ये आपका काम है, आप इकोनॉमी सेक्शन में जाइए, इसको पढ़िए. व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, एंड जो अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं. बिकॉज होता क्या है कि मोस्टली जो वन डे एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें ये सीधे सीधे पूछ लेते हैं. व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट, व्हाट इज जीडीपी इवन, एंड व्हाट इज ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट. तो ये हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे निकाला जाता है, या जो बजट हम जिसको कहते हैं, बजट भी जो होता है, उसमें ये क्लियरली डिफाइंड रहते हैं. सो यू कैन गो एंड रीड फ्रॉम दैट. नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज SEBI tightens norms related to independent directors. What is the news? Because Security Exchange Board of India has approved various amendments to rules governing the appointment, reappointment, and removal of independent directors. So, who are independent directors? Independent directors होते क्यों हैं जिनके लिए ये काम किया गया है सारा? So, an independent director is a director on board of director representing minority shareholder. जो minority shareholders होते हैं, वो जो represent करते हैं, उन्हीं को हम independent director बोलते हैं. She does not have a pecuniary relationship with the company or related person except for the sitting fees. उनका ऐसा कोई direct relationship नहीं होता है कंपनी के साथ में या related person के साथ में. Their role is to take an ambiguously and independently stand to have a check and balance on the majority shareholders. It reduces exposure of the company or company to unwarranted risk. अब होता क्या है, मान लीजिए ये कंपनी है, इसमें काफी सारे लोगों के शेयर्स होते हैं. अब मान लीजिए मेजोरिटी शेयर्स तो हो गए लोगों के, लेकिन अब क्या होता है, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनके जो उनको जो रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए 10%, 5%, ये फिर भी ज्यादा हो गया, 1%, 2%, तो इनको जो रिप्रेजेंट करेगा उसी को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहेंगे. क्यों? ये इनका बेसिकली कोई रोल नहीं होता है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए कोई मेजोरिटी शेयर होल्डर से अगर वो ऐसा कुछ गलत काम कर रहे हैं जिसकी वजह से पूरा कंपनी को लॉस हो सकता है, तो उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंस करने के लिए इनको रखा जाता है. So as per Companies Act 2013, all listed public companies need to have at least 1/3 of the total director to be independent. तो जितने भी हमारे टोटल डायरेक्टर्स हैं उसमें से 1/3 जो है उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013. So I hope you got it, guys. Now amendment approved for SEBI for independent directors. So appointment of independent director, the appointment, reappointment and removal of independent director shall be through a special resolution. अब इसके लिए special resolution लाना पड़ेगा. It will now require 75% of voter in support instead of 51. पहले क्या होता था guys कि अगर उनका आपको हटाना है, उनको रीअपॉइंट करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको 51% काफी रहता था, बट अभी उनको 75% का वोटिंग चाहिए पड़ेगा, और ये सारी लिस्टेड एंटिटीज जो होती हैं उन पे एप्लीकेबल होगा. The Nomination and Remuneration Committee will be required to have 2/3 independent directors instead of existing requirement of a majority. उनके लिए आपको 2/3 चाहिए पड़ेगा. NRC selects candidates for appointment as independent director. Now, further the NRC जो हमारा the Nomination Remuneration Committee है,
will have to disclose and justify the skill sets while selecting candidates as an independent director. So basically ये भी ऐसा नहीं कर सकते कि इन्होंने अपनी arbitrary किसी को भी select कर लिया, इनको ये justify करना पड़ेगा कि जिसको भी आप select कर रहे हैं for independent director वो इसके लिए skill equipped है या नहीं है. So the key managerial personnel and their relatives or employees of the promoter group will have to observe a 3-year cooling off period before they get appointed as an independent director. जो cooling off period होगा उसका 3 साल का होगा, उससे पहले उनको देखना पड़ेगा. Then resignation of independent director. In case of independent director resigns, the company must disclose the entire resignation letter along with the list of his or present directorship and membership in board committee. आपको यहाँ पे भी पूरी ट्रांसपेरेंसी लेके आनी पड़ेगी, आपको पूरा का पूरा रेजिग्नेशन लेटर दिखाना पड़ेगा. Moreover, a cooling off period of 1 year has been introduced for an independent director transitioning to a whole-time director in the same company or subsidiary company or any company belonging to the promote group. मान लीजिए कंपनी है, इसका पहले से पहले एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, अब उसका अगर हमको रीअपॉइंटमेंट करना है, मान लीजिए ये एक कंपनी है, ये दूसरी इसी से रिलेटेड है, ये तीसरी इसी से रिलेटेड है, अब ये पहले यहाँ पे था, अब उसको यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, तो जो 1 ईयर कूलिंग ऑफ पीरियड है वो अभी भी उसको देना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी मेरी कंपनी है, मेरी दूसरी कंपनी है या कोई तीसरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, तो अगर पहले मेरा कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था एक कंपनी का, पेरेंट कंपनी का, तो उसी को मैं उठा के दूसरी जगह लगा दूं, मैं कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे 3 साल का नहीं बट 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड लगाना पड़ेगा. फास्ट ट्रैकिंग फ्रेड इन इंडियाज रिपोर्ट. सो वेट अ मिनट गाइस. या So Niti Aayog and Rocky Mountain Institute, wow, has released a report titled Fast Tracking Freight in India, a roadmap for clean and cost-effective goods transport. So basically इसका हमको बस नाम याद रख लेना है कि अगर ये पूछा जाता है Fast Tracking Freight in India report ये निकाला किसने है, तो this is by Niti Aayog. And yeah, so guys, that's it for this section. इसमें हमने polity plus economy वाला cover कर लिया है, and in the next section we'll continue with the environment part of the series. So if you feel this session was worth watching, please like, comment, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching.